हेलो टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये आशा और ये कामना करती हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाएं। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो उन सभी बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, प्लस जो पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके फर्स्ट ईयर में भी है और आप फोर्थ ईयर में जब जाते हैं आप अपना ओबीजी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपके लिए कारगर साबित है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो हम ये वीडियो में क्या जानेंगे, मेनली हमारा टॉपिक या टारगेट क्या रहेगा कि हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनीशन, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसकी क्या डेफिनीशन रहती है। तो हम इसकी डेफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या क्या हॉर्मोन्स आते हैं, उनका क्या क्या रोल रहता है, उन हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या क्या फेजेस आते हैं, उन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो रही है ये बात? तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें आपको डेफिनेशन में पढ़ाऊंगी, क्या क्या हॉर्मोन्स होंगे उन हॉर्मोन्स के बारे में बताऊंगी, प्लस मैं आपको क्या क्या फेजेस रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी और समझाऊंगी। तो सबसे पहले मेनली हम जान लेंगे डेफिनेशन। अब लोग बच्चे जो कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे मैम हमें ये डेफिनेशन पढ़ा के क्यों ही बोर करेंगी। नहीं बच्चे, डेफिनेशन से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। एम्स 2019 के पीवाईक्यू उठाइए तो उसमें कहीं ना कहीं डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बना है। क्या डेफिनेशन रहती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये एक विजुअल is विजुअल या फिर विजिबल विजिबल मैनिफेस्टेशन विजुअल मैनिफेस्टेशन साइक्लिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है, मैं क्या कह रही हूं कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या होती है, ये एक ऐसी साइकिल है जो हमें दिखाई देती है। ये क्या है, एक विजुअल मैनिफेस्टेशन है। हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देती है, हम देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है, उसकी ब्लीडिंग को हम देख सकते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये एक विजुअल। साइकिलिक का मतलब क्या हुआ कि साइकिल की तरह आती है, हमेशा आती है, ऐसा नहीं है कि एक साल आएगी दूसरे साल नहीं आएगी, नहीं, ये एक साइकिल के फॉर्म में जाती है। साइकिलिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल इन द सेंस नॉर्मल प्रोसेस है। ये कोई पैथोलॉजिकल का मतलब होता है डिसीज कंडीशन या अबनॉर्मलिटी, लेकिन फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है नॉर्मल प्रोसेस। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, अगर मैं बात करूं कि इस प्रोसेस में क्या होता है, तो इस प्रोसेस में इन विच there is shedding of endometrium endometrial layer, endometrium
लेयर। क्लियर हो रही है इतनी बात? मैंने कहा ये एक विजुअल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो दिखाई देती है, ये साइक्लिक फॉर्म में होती है, और क्या होती है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर देयर इज शेडिंग ऑफ। शेडिंग ऑफ का मतलब क्या है? टूटना। क्या चीज टूटती है? आपकी इंडोमेट्रियम लेयर, जो कि यूट्रस की एक फंक्शनल लेयर है, वो क्या हो जाती है? शेड ऑफ हो जाती है। और शेड ऑफ होने के बाद में क्या होता है कि यहां पे ब्लड एंड क्या होता है? ब्लड एक्सपेल आउट, एक्सपेल आउट थ्रो वजाइना, स्पेल आउट थ्रो वजाइना, स्पेल आउट थ्रो वजाइना into external environment, into external environment, external environment। क्लियर हो रही है इतनी बात कि क्या होगा? ये लेयर टूटेगी, और इस लेयर के टूटने के बाद में गश ऑफ ब्लड क्या होता है? वो क्या करते हैं? निकलता है थ्रू द वजाइना। वजाइना के थ्रू ये ब्लीडिंग होती है, और ये कहा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये ब्लीडिंग आ जाती है। अब क्या है? ये तो चीज हो गई, ठीक है, लेकिन एक और चीज भी है जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है या योगदान होता है, वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ, with the with the help of हार्मोन, with the help of हार्मोन। इतना क्लियर हो रहा है? हॉर्मोन्स की हेल्प से ही ये पूरी प्रोसेस क्या हो पाती है? सक्सेसफुल हो पाती है। तो अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? शेडिंग। जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस की जो भी इनर लेयर, फंक्शनल लेयर है, जिसे हम इंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, वो क्या होती है? शेड ऑफ, यानी कि टूट के बाहर आ जाती है, और ये ब्लीडिंग आपके वजाइना के थ्रू होती है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके हॉर्मोन्स का। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और क्या है, अब मैं नेक्स्ट बात कर लेती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपके पीवाईक्यूज बने हुए हैं। ये पीवाईक्यू है, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में पूछा गया हार्मोन्स के बारे में, कि कौन से हार्मोन्स क्या होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। यहां से पीवाईक्यू बना हुआ है। क्लियर हो रही है सबको? 2019 में ये पीवाईक्यू है। क्या है कि व्हाट इज HPO? HPO एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। HPO एक्सिस क्या होता है? अगर मैं HPO एक्सिस की बात कर रही हूं, तो HPO एक्सिस का मतलब सबसे पहले हम डालेंगे कि फुल फॉर्म क्या है। H की फुल फॉर्म क्या है? हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक। पिट्यूटरी की बात करूं तो, P की बात करूं आई मीन, तो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। O ओवरी। और अगर मैं बात करूं एक्सिस की, तो एक्टिवली कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटेड, एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड, एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड। समझ में आ रही है? व्हाट इज HPO? HPO क्या है? HPO का मतलब हाइपोथैलेमिक, P का मतलब क्या है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड, और O डिनोट कर रहा है ओवरी को, और एक्सिस का मतलब एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड, यानी कि इन सारे हॉर्मोन्स का एक्टिवली कोऑर्डिनेट करते हुए जाना। अब हाइपोथैलेमिक का मतलब क्या? हाइपोथैलेमिक का मतलब ये कि हाइपोथैलेमस जब स्टार्टिंग में होता क्या है, जब ये स्टार्ट कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल कैसे स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट कैसे होता है? आपका हाइपोथैलेमस, आपका हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, सबसे पहले एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। और ये एक्टिव होकर क्या करता है, GnRH को स्टिमुलेट कर देता है, रिलीज कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है आपका। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज करवाता है, ये GnRH आपका क्या रिलीज कराता है, ये क्या कराता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH। समझ आ रही है सबको इतनी बात कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक्टिवेट होता है और वो GnRH को क्या करता है, रिलीज करता है। GnRH रिलीज होने के बाद में ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो और LH क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। इसके बाद जब ये हार्मोन रिलीज हो जाते हैं तब अब कब क्या बचा, ओवरी। अब ओवरी से क्या क्या चीज निकलेगी, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ओ से क्या है, ओवरी। ये मिलके आपके क्या मिलके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH मिलके क्या कराते हैं, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं और ये एक्टिवली कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को संभव कराते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है, एक्टिवेशन होता है, फिर क्या होता है, GnRH एक्टिवेट होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और क्या करते हैं, ये हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं कि जो आपके FSH है और LH है ये रिलीज हो और ये क्या करते हैं, ये आपके क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और यही हार्मोन्स आपके आगे चल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आने वाले हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, आई होप सो। अब हम नेक्स्ट जाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट चीजों को एक बारी देख ले, याद कर ले, समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, हार्मोन्स पे जाएंगे, फेजेस पे जाएंगे, ऑर्गन्स क्या है, फेजेस क्या है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस, पहला तो क्वेश्चन मैंने यही बता दिया कि कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, तो आपका गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं। यानी कि सबसे अच्छी चीज आप याद कर लिए HPO। समझ आ रही है सबको इतनी बात, ओके। नेक्स्ट अब हम जाएंगे इंपॉर्टेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम MC भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो नॉर्मल MC को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूमेनोरिया, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल MC is known as eumenorrhea। क्लियर है इतनी बात, ओके। नेक्स्ट कि आपकी ये जो साइकिल है अगर वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि स्टॉप होने को क्या बोलते हैं और स्टार्ट होने को क्या कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम साइकिल स्टार्ट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, और लास्ट कब होती है। तो अगर फर्स्ट हम कहेंगे, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कहते हैं मेनार्के, और हम आपके स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल को बोलते हैं मेनोपॉज। क्लियर है,
मैं बात करूं फर्स्ट एमसी को अगर बताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्टॉपेज ऑफ या स्टॉपेज ऑफ या परमानेंट स्टॉप भी बोल सकते हैं, परमानेंट स्टॉप ऑफ एमसी। तो मैंने कहा कि फर्स्ट एमसी को हम बोलते हैं मेनार्के। क्लियर है। और अगर हम स्टॉप की बात करें कि परमानेंटली जब स्टॉपेज हो जाता है एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो हम उसे बोलते हैं मेनोपॉज। इतना सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है कि मेनार्के क्या चीज है और आपका मेनोपॉज क्या चीज है? इतनी चीज क्लियर हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कि कितनी लेंथ रहती, क्या लेंथ रहती है आपकी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी क्या लेंथ रहती है। तो मैं अगर लेंथ की बात करूं, लेंथ या कितनी टाइम तक के लिए रहती है ये लेंथ ऑफ या टाइम पीरियड क्या रहता है आपका, कितनी लंबी होती है ये साइकिल, तो ये रहती है 28 डे। और ये वेरी करती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स में ये डेज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो अगर हम एक नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो 28 डेज की ये साइकिल रहती है। इतना क्लियर हो गया है सबको? आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट हमने देखिए क्या समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली हमने, ये समझ लिया क्या क्या हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ से एक्टिवेशन होता है। और अब हम जानेंगे क्या क्या ऑर्गन्स रहते हैं। पहले मैं एक रफली एक बात कर लेती हूँ, आपको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके बताऊंगी। पहले एक अगर जनरली देखा जाए तो ये हमारा ये डायग्राम है। क्लियर हो रही है? ये डायग्राम है। अब जो दो ऑर्गन हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, दो हार्मोन। क्लियर हो रही है? दो हार्मोन। एक तो आपका ये हो गया ओवरी, ओवरी। नेक्स्ट आपका हो गया यूटेरस। क्लियर है? ओवरी और यूटेरस। क्लियर। मैंने कहा ये प्रोसेस हाइपोथैलेमस से शुरू होगी। आपका हाइपोथैलेमस क्या होगा? वो हो जाएगा एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद में वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को क्या करेगा? रिलीज करेगा। और ये हार्मोन आपको स्टिमुलेट करेंगे कि एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज हो जाएं। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या मतलब है? वो क्या कर रहे हैं? वो क्या करेंगे? ये ओवरी है। ओवरी के अंदर, अब हम ओवरी को पहले देख लें कैसा होता है। ये ओवरी क्या है? ओवरी के अंदर ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। अब ये फॉलिकल्स के अंदर ओवाम है या फिर oocyte है, यानी कि ओवा जो है इसके अंदर है। समझ आ रही है मेरी बात सबको? कि ये जो आपका, इनको बाहर निकाल लो। पहले ये ओवरी निकाली, इसके अंदर में फॉलिकल। अब ये फॉलिकल जो है आपका, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया था अभी, ये जो फॉलिकल है इसके अंदर जो ये रहेगा, इसके अंदर आपका ओवाम है। समझ आ रही है? इसके अंदर ओवाम है, यानी कि जब तक ये फूटेगा नहीं इसके अंदर से ओवाम निकलेगा नहीं। तो ये ओवाम निकलेगा कैसे? ये निकलेगा कैसे, यहां तक समझिए पहले। तो देखिए मैंने कहा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करेगा, उसके बाद ये एफएसएच जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम में ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब क्या होगा
कि इसके अंदर जो भी हॉर्मोन्स, जो भी फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल को क्या करना, स्टिमुलेट करना, उनको मैच्योर करके ओवुलेट करवाना, ओवुलेशन कराना, ये सारा काम आपका रहेगा, किसका, एफएसएच का रहेगा और एलएच का रहेगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस अभी जानेंगे, एक एक करके जानेंगे, फेजेस में जाएंगे अभी हम, पहले ये नॉर्मली समझ लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से एग रिलीज हुआ, ये सारा कुछ प्रोसेस हो गया कि वो एक फॉलिकल था, उसके अंदर से एक टूटा, उसमें से ओवाम निकला, ओवाम निकल के यहां तक आ गया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब है, ट्यूब, ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब में से क्या, यहाँ ये एम्पुला है, ठीक है, ये है आपका एम्पुला, एम्पुला। तो ये जो एग निकल के आया है, ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मान लीजिए ये यहीं पे आ गया, ये यहाँ पे ट्रेवल करते यहाँ पे आया, ये एम्पुला है, ये आ गया। अब इस बीच मान लीजिए, इस बीच फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि इस बीच अगर एक वुमेन ने सेक्सुअली इंटरकोर्स किया और जो भी स्पर्म है, मेल का जो स्पर्म वजाइना से ट्रेवलिंग करते करते आपके यहां तक आ गया, समझ रहे बात को, स्पर्म क्या है, अगर इस बीच जब ये ओवुलेशन हुआ है और इसी बीच एक फीमेल ने इंटरकोर्स कर लिया है, ठीक है, सेक्सुअली इंटीमेट हो गई है, तो उससे क्या है, जो मेल है, मेल का जो भी स्पर्म रहेगा वो क्या होगा, ट्रेवल करके आपका एम्पुला में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा स्पर्म भी है और ओवा भी है, ये कर जाएंगे मीट, जब ये मीट कर जाएंगे तो ये हो जाएंगे फर्टाइल, या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्लियर है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये आपका यूट्रस में आके इसमें एक बेबी का ग्रोथ हो जाएगा और एक बेबी फॉर्म हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। ठीक है, एक बेबी यहाँ पे आ जाएगा, और ये जितने भी हॉर्मोन्स होंगे, ये सब हार्मोन हेल्प करेंगे इस बेबी को बनने में, इसको नरिश होने में, ये सारी चीजें, ये सब कुछ आपका यूट्रस में आके होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ये प्रोसेस आपका तब है जब आपका क्या हो रहा है, जब आपका प्रेगनेंसी हो रही है। लेकिन अगर हम जाएं कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। ठीक है, अगर एमसी नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये आपका ये रहेगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, डीजन मतलब कोई भी ओवाम भी टूट जाएगा, उसका कुछ नहीं रह जाएगा, और आपका जो भी ये एंडोमेट्रियम लेयर जो तैयार हुई थी कि एक बच्चा आएगा उसमें रहेगा, वो लेयर भी टूट जाएगी, और ये सब ब्लीडिंग के थ्रू हमें दिखाई देगा। इसलिए मैंने कहा ये एक विजुअल मैनिफेस्टेशन है। इतना सबको समझ आ गया होगा, आई होप ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को। अब मैं जाऊंगी कि मैंने डेफिनेशन बता दी, मैंने एचपीओ एक्सेस बता दिया, अब मैं जा रही हूँ और मैंने हॉर्मोन्स, मतलब एचपीओ में तो हॉर्मोन्स क्लियर हो गए आपको। अब मैं नेक्स्ट जा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेजेस। उससे भी पहले मैं जाऊंगी ऑर्गन्स पे कि क्या कौन से ऑर्गन्स रहते हैं इसमें इन्वॉल्व। तो मैं अगर ऑर्गन्स की बात करूं तो दो ऑर्गन्स हैं, दो ऑर्गन्स हैं। पहला ऑर्गन क्या है, पहला ऑर्गन है आपका ओवरी, दूसरा आपका जो ऑर्गन है वो है यूटरस। समझ आ रही है? तो पहले चेंजेस जो होंगे वो होंगे आपके ओवेरियन चेंजेस। क्लियर है? पहले क्या होगा, ओवेरियन चेंजेस होंगे, उसके बाद आपके यूट्रस में भी चेंजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूटराइन चेंजेस, यूटराइन चेंजेस। क्लियर है? समझ आ रही है सबको? सब समझ आ रहा है? अब हम देखेंगे फेजेस। फेजेस, फेजेस कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपका जो ओवेरियन चेंजेस है
ओवेरियन चेंजेस में 3 तरीके के फेजेस आते हैं। 3 तरीके के फेजेस, सबसे पहले जो होता है वो होता है फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट आपका रहता है लूटियल फेज। इसमें तो 2 ही आते हैं। ठीक है, इसमें तो 2 ही आते हैं। समझ आ रही है आपको? फॉलिकल फेज और लूटियल फेज। फॉलिकल फेज और लूटियल फेज, इतना सबको समझ आ रहा है? कितने कितने डेज की है हम ये बात कर लेते हैं। अगर हम फॉलिकल फॉलिकल की बात कर रहे हैं तो ये आपका 4 से, यानी कि या फिर 6 से, मान लीजिए 6 से 14 डेज। और ये जो है आपका 15 से 28 डेज। ये तो डेजेस हो गए आपके। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये तो ओवेरियन चेंजेस हो गए। नेक्स्ट है यूटेराइन चेंजेस। यूटेराइन चेंजेस में आपका तीन फेजेस हैं। पहला फेज है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज, ठीक है, जो आपकी कितने दिन की है? 1 से 5, कई कई वुमेन्स में 7 डेज की भी होती है, 5 डेज। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो फेज रहेगा वो रहेगा पॉलीफेरेटिव फेज। और उसके बाद नेक्स्ट है सिक्रेटरी फेज। इतना क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रही है ये बात सबको कि हमने बता दिया आपको ब्लीडिंग जो है 1 to 5 डेज की है, फिर पॉलीफेरेटिव फेज 6 to 14 डेज। नेक्स्ट है 6 to 14 डेज और आपका 15 to 28 डेज ये रहेगा सेकेटरी फेज। ठीक है, या फिर सेकेटरी फेज ये रहेगा आपका। समझ आ रही है? इतना सबको क्लियर हो रहा है? एक बार मुझे बता दीजिएगा कि क्लियर हो। सब लोग मुझे कमेंट में बताते चलिएगा कि आपको ये चीजें कितनी क्लियर हुई हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका सेकेटरी फेज। ठीक है, ओके, इतनी चीज हो गई। ये हमारे फेजेस हैं। ओवेरियन चेंजेस, यूट्राइन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस में 2 फेजेस आते हैं, वो होते हैं फॉलिकल फेज और होता है ल्यूटियल फेज। उसके बाद है यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन चेंजेस में 3 फेजेस आते हैं, वो आते हैं ब्लीडिंग, पॉलिफरेटिव, सिक्रेटरी फेज। अब हम जाएंगे डिटेल में, और डिटेल के लिए सबसे पहले हम कौन सा वाला जाएंगे? हम पहले शुरुआत कर रहे हैं, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो शुरू से शुरू होने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉलिकल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉलिकल फेज। क्लियर है? सबसे पहले हम देखेंगे फॉलिकल फेज। फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज को सबसे पहले हम देखेंगे। ये है आपका ओवरी, और इस ओवरी के अंदर क्या है? इस ओवरी के अंदर हैं फॉलिकल्स भरे पड़े। क्लियर है? ये सब फॉलिकल्स हैं। अब इन फॉलिकल्स में से
क्या होता है, जैसे हमारे लिए रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, हमारे लिए सिलेक्शन होता है, हम ऐसे ही तो भर्ती किए जाते हैं। तो इतनी सारे लोगों ने नर्सिंग किया है, क्या वो सभी लोग एकदम से सब लोग एलिजिबल हैं? नहीं, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, वो सेलेक्ट होते हैं, फिर वो एग्जाम देते हैं, फिर उनमें से किसी एक का सिलेक्शन होता है जाके, या फिर कुछ चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन होता है। ऐसे ही आपका जो फॉलिकुलर फेज है, उस फॉलिकुलर फेज में होता क्या है कि फॉलिकुलर फेज में जो भी आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो भी फॉलिकल्स होते हैं, उनमें से कुछ 8 से 10 फॉलिकल्स का क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। आपके 8 से 10 फॉलिकल्स को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद में मान लीजिए ये इतने सेलेक्ट किए गए हैं, सेलेक्ट कर लिए गए। अब इन सेलेक्टेड वालों को क्या किया जाता है, जो आपका मैंने कहा अब इस स्टेज में हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई है, और उसने गोनाडोट्रोपिन्स को क्या किया है, रिलीज करवाया है, और कहा है कि जाओ और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर दो और रिलीज कर दो। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जिनका नाम ही स्टिमुलेशन कराना है, तो ये हार्मोन क्या करेंगे, आपके जो ये फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट करना चालू करेंगे। तो जो ये सेलेक्टेड वाले आपके फॉलिकल्स थे, इन फॉलिकल्स को हम क्या कहेंगे, और जिन्हें ये एफएसएच क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, इसे हम प्राइमरी क्या oocyte बोलेंगे। ये प्राइमरी oocyte है आपके, ठीक है। इन प्राइमरी, अब जब जिस समय ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिस समय ये क्या कर रहे होते हैं, ये हार्मोन्स जब आपके सेलेक्टेड वाले फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, या उनका मतलब इन्हें मैच्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय क्या होता है, यहां से रिलीज होता है एस्ट्रोजन का। यहां से किसका रिलीज होता है, यहां से आपका रिलीज होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यहां से ईस्ट्रोजन यहां से रिलीज हो जाता है। यानी कि जो प्राइमरी आपके फॉलिकल्स रहते हैं या oocytes रहते हैं, यहाँ से जब इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो यहाँ से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन या फिर रिलीज या फिर प्रोडक्शन होने लगता है। और उसके बाद फिर क्या है, इनमें से जब इनको स्टिमुलेट करते करते क्या होता है, यहाँ से एक आपका एक फॉलिकल सेलेक्ट कर लिया जाता है, और ये एक फॉलिकल क्या है, अब इसको कंटिन्यूअसली क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, और इसको मैच्योर किया जाता है इस तरीके से। अब ये जब प्रॉपरली समझ रहे हैं, जब ये प्रॉपरली क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर ओवाम है, ये जब ये प्रॉपर बिल्कुल स्टिमुलेट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा क्या लाएगा, ग्राफिकल फॉलिकल कहलाएगा, ठीक है। फॉलिकल समझ आ रही है, इतना समझ आ रहा है सबको। अब ये जब मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद में ये ग्राफियन क्या कहलाएगा, फॉलिकल कहलाएगा। और ये उसके बाद जब ये पूरा मैच्योर हो गया, अब ये आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब ये कहेगा बस मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम जो एलएच है वो तुम आ जाओ, ठीक है। जो एलएच हार्मोन है, अब यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा एलएच हार्मोन आ जाएगा। अब ये एलएच हार्मोन क्या करेगा, जो ये बिल्कुल ये मैच्योर हो चुका था आपका, जो बिल्कुल ये मैच्योर वाला मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल है, यानी कि जो मैच्योर फॉलिकल है, इस फॉलिकल के ऊपर अब कौन आ गया, अब आया है हमारा एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करेगा, ये जो आपका फॉलिकल है, इस फॉलिकल को इतना मजबूर कर देगा कि ये फॉलिकल क्या हो जाए, टूट जाए। अब ये फॉलिकल मैच्योर होके पूरा टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो निकल के हमारे पास आने वाला है, वो कौन आने वाला है, वो आ गया है
वो कौन आ गया? वो आ गया ओवा, यानी कि हमारा सेकेंडरी oocyte ये रिलीज हो गया। अब ये इस सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बच्चे हम कहते हैं ओवुलेशन। ये प्रोसेस कहलाती है ओवुलेशन। क्लियर है इतनी बात कि सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने कुछ सिलेक्टेड रिक्रूटमेंट किए हुए फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, और इतना स्टिमुलेट करने के बाद में किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, और जो ये सिलेक्ट किए थे इन्होंने एस्ट्रोजन का क्या किया? प्रोडक्शन किया, और उनमें से एक जो निकल के आया उसको और स्टिमुलेट किया गया। जो स्टिमुलेट हो गया, पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, उसे हमने ग्राफिकन फॉलिकल बोला। जब ये ग्राफिकन फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका था, तब आपके एलएच हार्मोन ने स्लज किया, एकदम से क्या किया? अपना रेट हाई करके क्या कर दिया? जो भी ये फॉलिकल है इसको तोड़ा, और फॉलिकल तोड़ने के बाद जो उसके अंदर से निकल के आया वो क्या था? वो है आपका सेकेंडरी oocyte, यानी कि ओवा अब रिलीज हो गया। इस रिलीज होने की प्रोसेस को बच्चे हम क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ओवुलेशन। इतना क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर हो गया होगा इतनी बात कि ये यहां तक ओवुलेशन हो गया। ये पूरी प्रोसेस जो है आपकी, ये पूरी प्रोसेस ये आपके 14 दिन की हो रही है बात, ठीक है? ये पूरे 14 डेज में इतना काम हो गया है। ये पूरा 6 से 14 दिन ये पूरा काम आपका, पूरी प्रोसेस आपकी हुई है। उसके बाद अब 15वें दिन क्या हुआ? इतनी बात समझ में आ रही है? ओवुलेशन हो गया है, अब 15वें दिन क्या हुआ? मैंने कहा कि नेक्स्ट फेज जो 15 से 28 है वो है लूटियल फेज है। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी फेज आ रही है? वो आ रही है लूटियल फेज है, ठीक है? लूटियल फेज से जाने से पहले हम कुछ चीजें और जान लें। फॉलिकल्स के बारे में भी एक आध चीजें जहां से क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं फॉलिकल्स की, तो सबसे ज्यादा फॉलिकल्स किस समय होते हैं? क्वेश्चन ये आता है, ठीक है? और एक चीज है, जैसे जैसे फॉलिकल्स या एज मान ली, जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फॉलिकल्स घटते जाते हैं। एज बढ़ेगी और फॉलिकल्स कम होंगे। सबसे ज्यादा किस किस स्टेज पे फॉलिकल्स थे, या कौन सी ऐसी स्टेज है जब सबसे ज्यादा फॉलिकल्स का नंबर ज्यादा था? तो मैं बात करूं इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, और वो किस समय? 5वें महीने में, जब एक फीमेल अपनी मां की वूम में है, तो वो 5 महीने की है अपने इंट्रायूट्राइन लाइफ में, तो उस समय सबसे ज्यादा आपके जो भी फॉलिकल्स हैं उनका रेट सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा नंबर्स में होते हैं, वो होते हैं 7 मिलियन। वो होते हैं 7 मिलियंस, 7 मिलियन। समझ आ रही है सबको? ओके, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में सबसे ज्यादा फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 7 मिलियन। उसके बाद एट बर्थ कितने हो जाते हैं? एट बर्थ की मैं बात करूं अगर, एट बर्थ आपके 2 मिलियन। बर्थ होने के बाद में 2 मिलियन क्या रह जाते हैं? आपके फॉलिकल्स रह जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं सबसे कम कम कितने रह जाएंगे? मेनोपॉज की, और अच्छा रिप्रोडक्टिव एज की अगर बात कर लें, रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, रिप्रोडक्टिव एज में
आपके कितने हार्मोन्स हो जाते हैं? वो रहते हैं 4 लाख। 4 लाख रिप्रोडक्टिव एज में आपके 4 लाख जो फॉलिकल्स हैं वो रह जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं सबसे कम 10,000, सबसे 10,000 से भी कम कब रह जाते हैं? मेनोपॉज। जब मेनोपॉज हो जाता है यानी कि कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है मेंसेस का, मेनोपॉज के टाइम पे जो फॉलिकल्स हैं वो आपके लेस देन 10,000 क्या रह जाते हैं? इतने फॉलिकल रह जाते हैं। ये तो बात हो गई कि फॉलिकल्स की। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे, कब से सबसे कम फॉलिकल्स कब थे, फॉलिकल सबसे ज्यादा किस समय होते हैं, या फॉलिकल्स एज के साथ बढ़ते हैं घटते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी आपके कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है? और एक और चीज है, हमने ओवुलेशन तक का पढ़ लिया है, तो मैं ओवुलेशन से भी रिलेटेड कुछ चीजें और आपको बता दूं, क्या क्या चीजें और ओवुलेशन के टाइम पे पूछी जा सकती हैं, या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉलिकल्स की, या ओवुलेशन। फॉलिकल्स की तो मैंने बता दी है, ओवुलेशन की अब देख लेते हैं। ओवुलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? तो ओवुलेशन की और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती हैं? कि प्राइमरी oocyte से, अगर इसकी डेफिनेशन बात करें, कि जब प्राइमरी 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 oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है या निकलता है, सेकेंडरी oocyte, oocyte इस बनने को ओवुलेशन कहा जाता है। समझ आ गई इतनी बात? लेकिन एक और डेफिनेशन अगर हम बात करें तो मैच्योर जब मैच्योर फॉलिकल जो होता है वो टूटता है और उसके अंदर जब ओवा निकलता है, उस निकलने की प्रोसेस को भी हम ओवुलेशन कहते हैं। इतनी चीज सबको क्लियर होती हुई चल रही होगी, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब इस ओवुलेशन के टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं ये जान लेते हैं, कि ओवुलेशन के टाइम पे, जिस समय ओवुलेशन हो रहा होता है, ओवुलेशन के टाइम पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज क्या है स्पेन्ना बार्केट। स्पेन्ना बार्केट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है स्पेन्ना बार्केट? स्पेन्ना बार्केट ये एक साइन है ओवुलेशन का। इस समय क्या होता है, बहुत ही वाटरी और स्ट्रेचेबल, ठीक है, स्ट्रेचेबल और वाटरी म्यूकस क्या होता है, सिक्रेट फ्रॉम द वजाइना। वाटरी स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल म्यूकस produced by vagina। समझ आया इतना, कि स्ट्रेचेबल और वाटरी एंड स्ट्रेचेबल। क्लियर है इतना, कि जो आपका क्या है ये स्पेन्ना बार्केट। स्पेन्ना बार्केट क्या होता है, एक वाटरी सा, एक म्यूकस सा और एक स्ट्रेचेबल सा एक कुछ सब्सटेंस निकलेगा वजाइना से, और ये ओवुलेशन के टाइम पे होता है। इसको हम स्पेन्ना बार्केट बोलते हैं। क्लियर हो रही है सबको ये बात? सबको क्लियर है ये? ओके। नेक्स्ट एक और सिम्टम रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी कई बार पूछा जाता है, और लेकिन ये रेयर होता है, ये बहुत ही रेयर होता है। मिटल्स मिटल्स मर्च
मिडिल स्मर्च। अब मिडिल स्मर्च क्या होता है आपका, जो मिडिल स्मर्च है वो पेन होता है साइकिल में, ओवुलेशन के टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम पे या मिड साइकिल जब होगी, मिड ओवुलेशन के टाइम पे क्या होगा, जब पेन होगा। और याद रखिएगा जब ब्लीडिंग के टाइम पे पेन होता है तो उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, और जब ओवुलेशन के टाइम पे जो कि एक रेयर पेन है, जब वो पेन होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम मिडिल स्मर्च बोलते हैं। पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। और इस समय टेम्परेचर भी स्लाइटली बढ़ जाता है। टेम्परेचर भी, अगर हम साइन की ही बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी स्लाइटली बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है ये सबको समझ आ गया इतना? उसके बाद अगर हम बात करें, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, उसके बाद देखिए हम कहां तक पहुंच चुके थे। हम अगर बात करें तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हमने फॉलिकुलर फेज को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास में है ल्यूटियल फेज, और उसके बाद हम जाएंगे ब्लीडी, पॉलिफरेटिव और सेक्रेटरी फेज के ऊपर। ठीक है, ये सारी मेन चीजें हमने पढ़ ली हैं। हमने यहाँ तक देख लिया है कि हमारा ओवुलेशन हो चुका है। हाँ ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे बाद में लूटियल फेज की, हम बात करेंगे नेक्स्ट। हम बात करने वाले हैं अब लूटियल फेज, जो कि 15 से 28 डेज का है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा था कि 14वें दिन तक क्या हुआ था, जो हमारे पास में ये फॉलिकल था, ये फॉलिकल था, इसके अंदर क्या था, ओवा था या सेकेंडरी oocyte था। अब ये सेकेंडरी oocyte तो बाहर आ गया। अब बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में बचा है ये ग्राफिकन फॉलिकल। अब जब ये जो पिचका हुआ रह जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है ये। क्लियर है? ये बचा हुआ पिचका हुआ जो पार्ट रहता है, ये जो ग्रीनिश सा मैंने बताया बनाया है, ये रह जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम हम इसको बोलते हैं। तो इस फेज में, जो ये ल्यूटियल फेज है, इस फेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो लूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कॉर्पस लूटियम है, ये बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हॉर्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। ये क्या करेगा, ये आपके प्रोजेस्ट्रॉन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करता है, रिलीज करता है। और साथ ही साथ ये एक और हार्मोन आपका ईस्ट्रोजन, उसे भी ये रिलीज करता है। ये आपका कॉर्पस लूटियम ईस्ट्रोजन को भी, एक तो ईस्ट्रोजन वहां प्राइमरी oocyte से निकल रहे हैं, और यहां पे भी आपका थोड़े बहुत ईस्ट्रोजन आपका कॉर्पस लूटियम भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा और या फिर रिलीज करेगा। प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए, वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन और इसको रिलीज करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये तब तक रहेगा, ये रहेगा आपका। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती, उस समय पे क्या हो जाता है, ये हार्मोन, ये जो आपका कॉर्पस लूटियम है, ये कॉर्पस लूटियम आपका श्रिंक हो जाता है, और क्या हो जाता है, आपका डीजनरेट हो जाता है। इसका कोई भी काम फिर नहीं रह जाता, ये डीजनरेट हो जाता है। और डीजनरेट होने के बाद में, जैसे ये डीजनरेट होता है, धीरे धीरे जितने भी हॉर्मोन्स है वो भी सब धीरे धीरे उनका लेवल भी कम होने लग जाता है। उसके बाद ये सारी ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, जब ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद अब हम जाएंगे हमारे यूट्राइन। ये तो ओवरी तक का ये खेल आपका
खत्म हुआ। अब हम जा रहे हैं, किस पे जाएंगे हम, ल्यूटियल फेज हो गया, अब हम जाएंगे यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन चेंजेस में हमारा पहला जो है वो ब्लीडिंग, पहला जो है वो ब्लीडिंग है। तो अब क्या होगी, नेक्स्ट जो होगी वो होगी एक, अब ये हो गया ना, मैंने कह दिया कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह का काम नहीं रहा, ये श्रिंक हो गया। अब ये जो पूरी लेयर, अच्छा ये आपके एस्ट्रोजन, और क्या हुआ था, ये जो एस्ट्रोजन है ये मान लीजिए यूट्रस है, ये एक यूट्रस है। हमने कहा जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन थे वो इस लेयर को मेंटेन कर रहे थे, थिक कर रहे थे। अब कह दिया है कि भैया कोई फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, जब फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है कॉर्पस लुटियम ने हार्मोन्स भी बनाना बंद कर दिया। अब जब ये हार्मोन्स का ही मतलब ये हार्मोन्स नहीं रहे तो इन ना होने के वजह से ये जो लेयर बहुत स्ट्रांग बनाई गई थी, एक प्रिपेयर करी गई थी कि बच्चा इसमें आराम से रह सके, तो अब ये लेयर धीरे धीरे शेड होने लगेगी, क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी ये लेयर। जब ये लेयर टूटेगी, टूटने के बाद में वजाइना के थ्रू ये ब्लीडिंग होकर बाहर निकल जाएगी, दैट इज ब्लीडिंग फेज, दैट इज ब्लीडिंग फेज, जो कि वुमेन्स में 1 से 5 दिन तक या 7 दिन तक रहती है। मैंने कहा कि जो आपका लेयर बनाई गई थी, जो यूट्रस के अंदर तैयारी की गई थी बच्चे की, अब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, वुमन ने कोई भी इंटरकोर्स नहीं किया है, तो उस समय ये लेयर क्या है, अब टूटने लगे, क्योंकि हार्मोन्स कम होने लगे, ये लेयर भी धीरे धीरे डीजनरेट हुई और ये लेयर पूरी टूट टूट के शेड ऑफ होके वजाइना के थ्रू ये ब्लीडिंग हो जाएगी, दैट इज क्या है, ब्लीडिंग फेज। ये 1 से 5 दिन या फिर वेरी करता है 7 डेज के लिए ये होगा। इतना समझ आ गया है सारे बच्चों को, मुझे लगता है ये सबको समझ आ रहा होगा। हाँ, तो ये ब्लीडिंग फेज तक हो गया। अब नेक्स्ट आया आपका पॉलिफरेटिव और सिक्रेटिव फेज रह गया है। अब हम दोबारा जाएंगे इस फेज के ऊपर। दोबारा से क्या होगा, अब जब ये जो टूट गई थी लेयर, जो मतलब निकल गई, तो क्या वो टूटी पड़ी रहेगी, नहीं, वो जब टूट गई लेयर तो उसके बाद क्या होगा, दोबारा से आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेंगे, दोबारा से इनका क्या करेंगे, दोबारा ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन को क्या करेंगे, दोबारा से इनको भड़का देंगे, इनको और क्या करेंगे, इनको इंक्रीज करेंगे। जब ये इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज होने के बाद में फिर से क्या होगा, पॉलिफरेटिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फिर से वो लेयर तैयार की जाएगी, और लेयर तैयार जब हो रही होगी 6 से 14 दिन तक ये दोबारा से यही जैसा फॉलिकल फेज में जैसे पूरी लेयर एक बननी थी वो लेयर बन जाएगी, और बनने के बाद में ये जो सिक्रेटिव फेज है इसमें पूरी तरीके से वो लेयर बन जाती है और फिर से नेक्स्ट साइकिल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आई होप ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फॉलिकल फेज, लूटियल फेज, ब्लीडिंग फेज, पॉलिफरेटिव, सिक्रेटरी, ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जो बताई हैं उनसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं, वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट मैं मिलती हूँ किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। थैंक यू।